नमस्कार दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं एक और नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये जो टॉपिक है हम आज पढ़ने वाले हैं ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हिंदी में कहें ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखिए मैं आपको बता दूं, ये MGSU और RU के अंदर जो आपके पास सेकंड ईयर है उसकी स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर ये आता है, और फाइनल ईयर जो है थर्ड ईयर या फाइनल ईयर जो है उसके अंदर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आता है। दोनों ही क्लासों के 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा 100%, क्योंकि ये आपका एक यूनिट का एक पार्ट है। बच्चा लोग, एक यूनिट का एक पार्ट है। दो पार्ट जो होते हैं यूनिट के, कईयों में 3 भी होते हैं, उसमें एक पार्ट है ये पूरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सेकंड यूनिट और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फोर्थ यूनिट के अंदर ये आता है। तो फाइनल ईयर वाले ध्यान दें फोर्थ यूनिट, सेकंड ईयर वाले ध्यान दें सेकंड यूनिट। फर्स्ट पेपर, दिस इज सेकंड पेपर। फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है और सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। बात करते हैं, देखिए इसमें 3 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर कह दो या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट को ज्ञात करने के, विशिष्ट ऊष्मा को फाइंड आउट करने के 3 थ्योरीज पढ़ेंगे हम, और इन तीनों थ्योरीज़ को आपको ध्यान देना है। इन तीनों थ्योरीज़ में जो फर्स्ट थ्योरी होगी वो होगी ड्यूलॉग पेटिट मॉडल, जो क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड है। दूसरी जो थ्योरी होगी वो होगी आइंस्टीन मॉडल, जो प्लांक के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा होगा डिबाई मॉडल। डिबाई मॉडल बिल्कुल सही मॉडल होगा, जिसमें CV और CP जो होता है, हम CV निकालेंगे। मैं पहले आपको बता दूं, वो T⁻3 के प्रोपोर्शनल प्रूफ हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। इस तरीके से हम शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले यही देखना है कि सॉलिड जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। पहले हम उसको स्टडी करते हैं। देखिए, हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ गिवन बाय, ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफ़र जो होती है डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जनरली आपने ये पढ़ा होगा MS डेल्टा T। तो वहाँ पे S जो होती है ना वो स्पेसिफिक हीट होती है, और यहाँ पे C लिया गया है क्योंकि C जो हो जाती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाती है, यानी कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा। वो विशिष्ट ऊष्मा होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाती है, जिसमें CP और CV आपके दो आते हैं। तो देखिए यही चीज़ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट है। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर जाते हो तो यही चीज़ क्या हो जाती है, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऊपर V लगा दिया, और डेल्टा यहाँ से क्या निकल जाएगा, CV निकल जाएगा। देखिए 1/m डेल्टा Q बाई डेल्टा T, इसको ये लिख सकता हूँ, यानी कि CV को मैं ये लिख सकता हूँ जो मैंने राउंड किया हुआ है, dQ बाई dt कॉन्स्टेंट वॉल्यूम B, M को ले लिया 1 किलोग्राम। ये डेरिवेशन इसका थोड़ा छोटा सा, ये बेसिक बात बता रहा हूँ, कई बार पूछ लेता है छोटे क्वेश्चन में। यानी कि CV की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये आ गई। डेल्टा Q बाई डेल्टा T को dQ बाई dt लिख दिया, और M को 1 ले लिया, तो ये आ गया CV। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आप सबको पता है, dQ इज इक्वल टू DU प्लस DW होता है, पता है ना आपको, ये आ जाता है। उसके बाद देखिए DW को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सबको पता है DW को मैं PdV लिख सकता हूँ, है ना, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, PdV लिख सकता हूँ। अब ये जो DQ है इसको PdV लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, क्योंकि मेरा टॉपिक ही ये है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV 0 हो जाएगा, तो PdV तो हो गया ख़त्म। तो dQ और du बराबर हो जाएंगे दोनों, यानी कि dQ और du दोनों क्या है, एक ही बात है, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब इस जगह पे मैं dQ को अगर du लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस dQ बाई dt को मैं लिख सकता हूँ du बाई dt। अब आपको यही याद रखना है कि CV जो होता है वो dQ बाई dt कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी होता है, और वो du बाई dt भी होता है। यानी कि हम हर क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, तीनों थ्योरी में हम इंटरनल एनर्जी निकालते रहेंगे U, आंतरिक ऊर्जा निकालते रहेंगे U, उसका अवकलन डिफरेंशिएशन करते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, तो ये आंसर आता देगा। CP आपको पता ही है, dQ बाई dt। दोनों में 1 मोल जो गैस ली गई है 1 ग्राम मोल ली गई है, यानी कि 1 ग्राम मोल गैस ली गई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है ड्यूलॉग पेटिट लॉ। वो तो बेसिक सी चीज़ें थी, बस उसमें इतना ही ध्यान रखना है कि CV जो होता है वो होता है dQ बाई dt
एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। और यहाँ पर जो dq है, dq की जगह आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम v, क्योंकि dq और du जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, देखो मैं पहले वाइडली इसकी थोड़ी सी बातें बता दूं, फिर हम पढ़ेंगे। छोटा सा लॉ है, उसके बाद हम आइंस्टीन मॉडल को का एक पॉइंट आज स्टडी करेंगे और उसके 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कल पढ़ेंगे, उसकी पोस्टुलेट्स पढ़ के। आज एक लेक्चर जो है और बनेगा इसके ऊपर, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, दोनों पार्ट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का। मैं फिर कह रहा हूँ शेयर करो दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल, और आपको अगर समझ आ रहा है सारा तो इसको देखो लाइक भी कीजिए, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा ये आपको टॉपिक। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब देखिए इसके अंदर ये मान लिया जाता है कि ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, वो लाइक एज गैसेस होते हैं, गैसों की तरह होते हैं। पहली बात माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब कोई भी गैस हो उसकी 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, वो यानी कि दोनों का सम होती है वही। सॉलिड्स आर अज्यूम टू बी लाइक्ड गैसेस हैविंग एनर्जीज, के एनर्जी ई क्या हो जाएगी, यू, वही उसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी 2 तरीके से मिलकर बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठोसों को गैसों की भांति मानने पर उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर देखिए अब देखिए ये कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो लगाएंगे ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये समझते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, कि 1/2 kT एनर्जी होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT होती है, स्टैटिस्टिक्स में अभी मैं पढ़ाऊँगा ये भी, हाफ kT होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी आता है ना, यानी कि 1/2 kT ऊर्जा एक स्वतंत्रता की कोटि की होती है। टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है किसी की, तो टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है किसी पार्टिकल की, 3 होती है ना, वो 3 दिशाओं में जा सकता है। स्क्रीन पे देखिए एक्स में, वाई में और जेड में 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3/2 kT। जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये हो जाएगा 3/2 kT प्लस 3/2 kT, ये हो जाएगा 3 kT, तो ये इसकी एनर्जी होगी 3 kT। और अभी मैंने बताया था कि CV जब निकालते हैं तो CV क्या होता है, du/dt होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3/2 kT के 3 kT क्या बन जाएगा, 3K बन जाएगा, T का अवकलन 1 3K बन गया। अब देखिए यही लिखा हुआ है, प्रत्येक कण की स्वतंत्रता कोटियाँ 3 होती हैं, ईच पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए CV क्या होता है, CV क्या होता है, du/dt, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3K। अब आपको पता है अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, N, एवोगैड्रो नंबर। ये तो एक पार्टिकल की बात है, तो N पार्टिकल, कैपिटल N पार्टिकल के 3 kT है ना, इसको N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और N के क्या होता है, R होता है, तो ये हो गया 3R। इसका मतलब ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, 3R क्या है, एक कांस्टेंट है। इससे क्या पता चला कि CV इज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर है ही नहीं CV में, CV की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, और CV की कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, CV की वैल्यू आ गई 3R। इसका मतलब ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया अपने पास, CV की वैल्यू 3R कांस्टेंट आ गई, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, विच इज़ नॉट ट्रू, तो सही नहीं है। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटल कर्व देखा गया तो एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या बताता है कि ये तो ऐसा कर्व आता है, इस तरफ CV है, देखो ध्यान रखो, इस तरफ CV है, इस तरफ T टेम्परेचर है। जब एक कर्व बनाया गया तो पता चला कि CV और T के बीच का कर्व तो इस तरीके से आता है, लेकिन इन जो अभी अपना जो रूल आ रहा है, अगर मैं अलग से इसका कर्व बना के आपको दिखाऊं, ध्यान देना, जहाँ मैं कर्व बना रहा हूँ ये टेम्परेचर हो गया, ये कर्व बनाना जो मैं अब बना रहा हूँ ये CV हो गया। अब देखिए मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये कर्व क्या है, ये ड्यूलॉग पेटिट का कर्व है, कितना है, कितनी वैल्यू है, 3R, इस पे कांस्टेंट है ये, है ना। ये अपने पास क्या है, ये लाइन जो खींची गई है कितने पे खींची गई है, 3R पे खींची गई है, यानी कि इसकी वैल्यू 3R कांस्टेंट है। ये लाइन 3R, ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे स्क्रब कर रहा हूँ पॉइंट, ये 3R का है। इसका मतलब ये तो कहता कि वैल्यू कितनी होती है, 3R होती है और कांस्टेंट होती है, तो इसकी वैल्यू तो ये 3R बताता है। लेकिन
जब देखा गया, ये तो था 3R वाली लाइन, ड्यूलॉग-पेटिट का लॉ। लेकिन जब प्रैक्टिकली कर्व देखा गया तो प्रैक्टिकली कर्व कैसा आया, देखिए जैसा यहाँ भी मैंने बनाया हुआ एक्सपेरिमेंटल कर्व लिख के, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, इस तरीके का कर्व आता है। ये कर्व माइंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, तीनों टॉपिक में इसी को प्रूफ करेंगे। अब जो आइंस्टीन मॉडल आएगा ना आगे, उसको मैं देखिए आइंस्टीन मॉडल जो के पॉइंट जो मैं बनाऊंगा अभी रेड कलर से बनाऊंगा, आइंस्टीन पॉइंट जो आएगा ना कर्व, उसमें ना कर्व तो ऐसा ही होगा, एक दो देखो पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ, ध्यान दो स्क्रीन पे, एक दो पॉइंट साइड में रह जाएंगे। आइंस्टीन मॉडल के पॉइंट बनाए मैंने, ये ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट साइड रह जाएंगे और आइंस्टीन मॉडल का कर्व ऐसा आएगा, ये ऐसा जो मैंने रेड बनाया है। रेड वाला आइंस्टीन का है, ब्लू वाला एक्सपेरिमेंटल, सही वाला कर्व ब्लू है, रेड वाला आइंस्टीन का है, ग्रीन वाला किसका है, ड्यूलॉग-पेटिट का। और ब्लू वाला जो कर्व है यही कर्व आएगा डिबाई मॉडल का, जो बिल्कुल लास्ट में निकलेगा, लास्ट में हमारे पास प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल ये ब्लू वाला कर्व। तो अब आपके पास 3 कर्व बने हुए हैं, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों कर्व कॉपी में बना लीजिए। CV का कर्व है T के साथ, टेम्परेचर के साथ। जो ग्रीन वाला कर्व है वो किसका है, वो कर्व किसका है, ड्यूलॉग-पेटिट का है। उसके बाद जो ब्लू वाला कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व, जो हमें प्रूफ करना है, वास्तव में ऐसा प्रूफ करना है, वही T³ मॉडल का आएगा लास्ट में, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली CV प्रोपोर्शनल टू T³ ही होता है। और जो पॉइंट से बनाए हैं मैंने, ये किसके हैं, आइंस्टीन मॉडल के, प्लस आइंस्टीन मॉडल में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं और प्लस ये करवाता है जो मैंने अभी बनाया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं आइंस्टीन मॉडल की। आइंस्टीन मॉडल में देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ठोसों के अणु स्वतंत्र दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। बस मॉलिक्यूल्स को इंडिपेंडेंट मानना है, किसी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, पहली बात। फिर देखिए, प्रत्येक अणु की 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं, पता है आपको, ईच एटम हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बहुत अच्छे से पता है। अब अगर n मॉलिक्यूल हो तो उनकी कितनी हो जाएंगी, 3n हो जाएंगी, है ना। तो वही बात लिखा है, n मॉलिक्यूल्स हैज़ 3n मोड ऑफ वाइब्रेशंस। और स्वतंत्रता की कोटियों को कंपन विधाएं कहते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, मिनिमम एनर्जी h न्यू होती है। ऑसिलेटर, इनको ऑसिलेटर भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जैसे मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स एक चेन की तरह बंधे हुए हैं। तो ये अपनी ये जो मीन पोजीशन जो ये है, इसके इर्द गिर्द ऐसे 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 ऑसिलेशन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। एनर्जी होती है NH न्यू, N 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। NH न्यू आपको पता है एनर्जी होती है, प्लांक ने दी थी, तो वही इसने दी है कि NH न्यू एनर्जी होती है। फिर देखिए, पिछला जो लेक्चर पढ़ा था सेकेंड ईयर का, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का, उस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन nth एनर्जी लेवल, nवें ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या क्या होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी कहती है, प्रोपोर्शनल होती है e⁻⁻⁻ (-En/kT के। और En की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, NH न्यू, तो क्या हो जाएगी e⁻⁻NH न्यू/kT। ये स्टेप्स माइंड में क्लियर रखने हैं कि पार्टिकल्स nth एनर्जी लेवल में कितने होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं e⁻⁻En/kT के, और En होता है NH न्यू, तो e⁻⁻NH न्यू/kT हो जाएगा। अब देखिए, ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, केवल ये एक पॉइंट जो है वो बहुत मेन है, ये चीज़ ये यूज़ होगी। अब देखिए, पहला पॉइंट, एवरेज एनर्जी ऑफ आइंस्टीन्स ऑसिलेटर। आइंस्टीन के दोलित्र की माध्य ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। अब जब मीन एनर्जी की बात करते हैं तो मीन एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही होता है ना। अब देखिए, चलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के छोटे से कंसेप्ट पे। इस डायग्राम को देखना बच्चा, लेवल है पहला, एनर्जी है E1 पार्टिकल N1, दूसरे की एनर्जी E2 पार्टिकल N2, तीसरे की एनर्जी E3 पार्टिकल N3, ठीक है। अब पहले लेवल के अंदर जितने भी पार्टिकल बैठे हैं सबकी एनर्जी E1 अगर 10 बैठे हैं तो टोटल होगी 10 E1, 12 बैठे हैं तो टोटल होगी 12 E1, 25 बैठे हैं तो टोटल होगी 25 E1। कितने बैठे हैं, N1 बैठे हैं, तो एनर्जी क्या होगी N1 E1। मैं E बार निकाल रहा हूँ, ऊपर टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ। दूसरे में N2 E2, तीसरे की N3 E3, लिख सकता हूँ समीशन INI EI।
बिल्कुल लिख सकता हूँ। आई को 1 रखो n1 E1, आई को 2 रखो n2 E2, n0 E0 से भी शुरू कर सकते हैं। आई 0 से स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखते जाइए। n0 E0 भी इसमें प्लस कर सकते हो स्टार्टिंग में, कोई मतलब नहीं। अब टोटल पार्टिकल चाहिए नीचे, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, उसको लिख सकते हो समीशन ni। अब मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स बोला कि ni होता है e⁻⁻ei/kT, और ei को लिख, अब वहाँ पे लिखा था en बराबर nh न्यू। अब कुछ नहीं किया, अब कई बच्चे यहाँ भी दिक्कत करेंगे। अब देखो मैं मार्क करूँगा, अगर मैं यहाँ पे i लिख दूँ और यहाँ पे i लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ई की ei इज इक्वल टू आई एच न्यू, तो ei को आई एच न्यू लिख दिया। ei को जैसे ही आई एच न्यू लिखा, ये बन गया ni इज इक्वल टू e⁻⁻ समझ गए कि यहाँ क्या था, e⁻ था, वही चीज़ यहाँ आके क्या होगी, n की जगह i हो गया, तो वही चीज़ यहाँ क्या होगी, i⁻ हो गई। तो i⁻ यहाँ पे पुट कर दिया, ei को यहाँ पे पुट किया, ये बन गया, और फिर यहाँ पे ni को पुट किया, फिर ei को भी पुट कर दिया, दोनों को पुट कर दिया। ei की वैल्यू IH पुट कर दी और ni की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये बन जाएगा ये। अब देखिए जो एच न्यू, अब देखिए यहाँ पर h/kT है, उसको x मान लिया। ये तो देखिए समीशन के अंदर देखिए i है, तो i वाला स्टेप तो रहेगा, एच न्यू बाहर आ जाएगा, तो h मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एच न्यू को बाहर निकाल लिया, ये एच न्यू तो इससे बाहर आ गया समीशन से, तो ये बन गया। और h/kT को x रख दिया, तो यहाँ बन गया आयोटा x, नीचे भी आयोटा नहीं है i, सॉरी, e⁻⁻ix, यानी कि मैंने क्या कर दिया, e की पावर समझो, e⁻⁻i h/kT को e⁻⁻ix लिख दिया बस। तो न्यू पर नीचे दोनों तरफ लिखा जाएगा, और i किसको मान लिया, x किसको मान लिया, h/kT को। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर बाहर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और इतने को ब्रैकेट में लेके उसके अंदर माइनस कर दो। ध्यान दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा। अब देखिए इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब आप करते हो log f(x) का डिफरेंशिएशन, वो होता है 1/f(x) ऊपर f'(x), यानी कि f'(x/f(x). अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली जो वीडियो है उसका मैंने लिंक दूंगा, और एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का भी लिंक दूंगा, वहाँ से पढ़ना दोनों टॉपिक, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन, इसको क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू तो पढ़ा है, माइनस एच न्यू पढ़ा है, उसके बाद d/dx log समीशन i e⁻⁻x, यानी कि नीचे वाले का log। अब देखो log को ओपन करो तो log जो भी फंक्शन है वो नीचे, यानी कि नीचे आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर चला गया, आयोटा माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, यही बनेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो i को रखो 0, तो e की पावर हो गया 0 यानी कि 1, फिर देखिए 1 रखिए, -x -2x -3x, ये चलता जाएगा। i को 1 रख दो, e⁻⁻x, i को 2 रख दो, e⁻⁻2x, i को 3 रख दो, e⁻3, ये बन गया। e⁻⁻x को मान लीजिए y, तो ये बन जाएगा 1 + y + y² + y³, और ये क्या होता है, बाइनोमियल होता है ना, 1 + x की पावर n, 1 + nx + nn - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², उससे जब 1 + y + y² + y³ इसकी बात करते हो, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ 1 + y प्लस ये होता है 1 - y की पावर -1 होता है। अब -1 देखो log के अंदर है, तो जब भी log के अंदर m की पावर n होता है तो वो होता है n log m हो जाता है। तो ये जो -1 है इसको नीचे उतार लेंगे, ये इसको प्लस कर देगा -1 को, और बचेगा log में 1 - y। ये देखिए जब इसको नीचे उतार लिया तो इसने माइनस नीचे आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये एच न्यू माइनस का था प्लस का हो गया यहाँ आके। फिर देखिए d/dx log 1 - y, 1 - y, y की वैल्यू क्या थी, e⁻⁻x, पुट कर दी e⁻⁻x, y की वैल्यू, जैसे ही e⁻⁻x y की वैल्यू पुट कर दी, अब इसका डिफरेंशिएशन ओपन कर दो, तो log x का f(x) का log ये, फिर 1 - e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन -e⁻⁻x, ये देखिए मैंने राउंड किया, और फिर यही होगा, और फिर -x का डिफरेंशिएशन -1, ये देखिए राउंड किया, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, ये बच गया। अब ऊपर नीचे e⁻x का मल्टीप्लाई कर दो,
जब ऊपर नीचे ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर दिख रहा है कि ई की पावर एक्स और माइनस एक्स कट गया। यहाँ ई की पावर एक्स का जब 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर एक्स का गुणा करोगे तो यहाँ भी ई की पावर एक्स का गुणा और यहाँ भी ई की पावर एक्स का गुणा, यहाँ भी गुणा। यहाँ गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स, यहाँ गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स बचेगा, लेकिन ये इससे कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो कुल मिला के आपको मैं बता रहा हूँ ये बचेगा। और x की वैल्यू क्या थी, एच न्यू बाई के टी। तो ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1। दोस्तों ये एवरेज एनर्जी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे यू का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं इसको देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा पेज वाइज मैं निकालता हूँ, रुकिए। ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सबको बोलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर करो। ये दूसरा पेज है, 5 नंबर का पक्का आएगा। ये तीसरा पॉइंट, यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया था, वो डायग्राम आपको गोटा लगा लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे पेज का। और ये तीसरा पेज है, ये इसका डेरिवेशन पूरा, और ये लास्ट पेज है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरा टॉपिक हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने माइंड के अंदर इसका जो है पिक्चर बना लीजिए टॉपिक की। कल हम आइंस्टीन का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे और फिर डिबाई मॉडल पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।